लाइक से सब्सक्राइब मार देना। चलते हैं एपिसोड की तरफ और देखते हैं क्या होने वाला है आज के एपिसोड में। ठीक है, पिछला एपिसोड तुम लोगों ने देख लिया था जहाँ पे पैलेस अपेयर हो चुका था, तो ये एपिसोड शुरू होता है जस्ट वहीं से। तो इस एपिसोड में हमें दिखाया जाता है जियाओ चैन जो लैंजुन की तरफ देखते हुए कहता है प्रिंसेस, जिस पे लैंजुन कहती मेरी तरफ ना देख, मन ने कुछ ना पता, कोशिश कर रही हूँ, पता चलते ही बताऊंगी। जिस पे वो तुरंत ही कहता है प्रिंसेस को अपना पूरा टाइम लेना चाहिए। दूसरी तरफ उसकी बात से ऐसा लग रहा था कि जो लेंजोन है शायद उससे फॉर्मेशन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है और वो इस पूरी फॉर्मेशन का कोई वीक प्लेस ढूंढ रही थी इस फॉर्मेशन को ब्रेक करने के लिए। दूसरी तरफ वो जो कॉन्ग कोई नाम का बंदा होता है वो आगे आते हुए कहता है कि क्या यहाँ पे हमारे भाइयों में कोई ऐसा पर्सन है जो फॉर्मेशन जानता है, यार आ जाओ और सामने आकर इस फॉर्मेशन को ब्रेक करने का कोई रास्ता ढूंढो। तुम्हें पता होना चाहिए फ्लोइंग टाइम टेम्पल है जिसके अंदर बेहद प्रीशियस ट्रेजर हो सकते हैं, पर बिना इसे खोले हम इसे हासिल नहीं कर पाएंगे। लेकिन उसके कहने पर भी 30 प्लस लोगों में से कोई भी आगे नहीं आया था और किसी ने भी इस फॉर्मेशन को ब्रेक करने के लिए खुद को सामने नहीं रखा था। कहते हैं क्योंकि पाथ ऑफ जो स्पिरिट एरे है वो भी एल्केमी और मार्शल दाव के ही जैसा था, जिस पे चलना तो आसान था लेकिन इसे परफेक्शन तक पहुंचाना बेहद मुश्किल था। इसीलिए यहाँ मौजूद सभी लोगों को शायद थोड़ा बहुत इसकी नॉलेज हो सकती थी, थोड़ा बहुत वो इसके बारे में जान सकते थे, लेकिन ज्यादातर लोगों को इसके बारे में नहीं पता था। तभी अचानक ये कहता है ब्रदर गोंग आप आगे आकर क्यों कोशिश नहीं करते हैं। जो सुनकर तो सभी लोग उस पर्सन की तरफ देखते कि ये गोंग है कौन, और उन्हें लगता है कि ये शायद हेवनली रिवर वैली का यंग मास्टर होना चाहिए जो टैलेंटेड बंदा है। करेक्ट करूंगा, हेवनली रिवर वैली के गोंग फैमिली का यंग मास्टर। इवन कि इसका सरनेम पता चलते ही गए सभी लोग आपस में डिस्कशन करने लगे थे, इनके बीच बातचीत चलने लग गई होती है, जो देखकर यहाँ का क्यूरियस होता है कि आखिर ऐसा क्या है। और वो बियान यूकिंग से पूछता है तो बियान यूकिंग कहती तुम मुझसे पूछ रहे हो, जिसपे यांग कहता है हाँ मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। जहर यांग ने अभी थोड़ी देर पहले उसे इस टेम्पल के बारे में पूछने पर थोड़ा ब्लैकमेल किया था, तो ऐसा लग रहा था कि जैसे मानो उसे अपना मौका मिल गया और वो भी यांग को छेड़ रही होती है। तो यांग कहता है भाई तुझे नहीं बताना मत बता। जिस पे बियान यूकिंग कहती मुझे ऐसा क्यों लग रहा है अचानक से कि तुम बहुत घटिया आदमी हो। तभी यहाँ कहता है ये तो डिपेंड करता है ना कि मैं किससे बात कर रहा हूँ। तभी को वो बीच में बात काटते हुए कहता है गोंग फैमिली साउथ टेरिटरी में अपनी ताकत के लिए नहीं बल्कि स्पिरिट एरे और फॉर्मेशंस के लिए जानी जाती है, और गोंग फैमिली से आने वाले किसी भी पर्सन को ब्रदर यांग हल्के में नहीं लिया जा सकता, खास तौर पर उनके एंसेस्टर जो कि एम्परर ग्रेड एरे मास्टर हैं। और अगर मुझे अच्छे से याद है तो इन्हें गोंग फैमिली का प्रेजेंट यंग मास्टर गोंग वैन सान होना चाहिए। जो देख के यहाँ कहता है ओ, और यहाँ काई के लिए जो इन्फॉर्मेशन मिली थी जो कोंगू ने दी थी वो एकदम सही भी थी, ये वास्तव में गोंग फैमिली का यंग मास्टर ही था। दूसरी तरफ बेचारा जो गोंग बांग सान होता है वो मन ही मन गरियाए रहा होता है कि यार मैं तो यहाँ बस टहलने और मौज मस्ती करने के लिए आया था, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं इस तरीके से इस चीज में फंस जाऊंगा। वो जाहिर सी बात थी कि इस पार्ट नहीं बनना चाहता था सेरेमनी का, पर अब क्योंकि उसका नाम ले लिया गया था अगर वो आगे नहीं जाता तो बहुत से लोग ऐसे होते जो नाराज हो जाते। इसीलिए मन ही मन कहता है कौन कोई कमीन है, मैं एक दिन तेरी लुगाई लेके भाग जाऊंगा। जो देखकर कौन कोई तुरंत ही कहता है ब्रदर क्या आपको नहीं लगता थोड़ा संभल के बोलना चाहिए, हर कोई सुन रहा है आप जो बोल रहे हैं। जिस पे गोंग बंग सान कहता तो क्या हुआ, लुगाई तो तेरी लेके भाग रहा हूँ ना, बाकी सुन भी ले तो क्या फर्क पड़ता है। जो देखकर कौन कोई देखता है कि सिचुएशन अभी हाथ से निकल रही है तो वो कह रहा है ठीक है यार मेरी इतनी सारी वाइफ होंगी उनमें से एक आध तू लेके भाग जा कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम की सिचुएशन पर फोकस कर। स्पिरिट एरे किसी को नहीं आता ब्रेक करना, तेरे को आता है इसीलिए तेरे से मदद मांगनी पड़ रही है। जिस पे गोंग इंसान कहता है हम दशकों से एक दूसरे को जानते हैं, क्या तुझे पता नहीं कि मेरा बिहेवियर कैसा है। जो देखकर गोंग कोई कहता है मुझे पता है कि तुम्हें परेशानी वाली चीजें पसंद नहीं है। जिस पे गोंग बैंग सान कहता है हाँ बहन के भाई और ये एम्परर लेवल के मास्टर द्वारा बनाई गई फॉर्मेशन है, तुझे क्या लगता है इसे तोड़ना इतना आसान होगा। और ऐसा कहते वो उस दीवार के पास पहुंचता है और अचानक उसका चेहरा शांत हो जाता है। वो कहता है इसे तोड़ना वैसे नामुमकिन भी नहीं है, लेकिन इससे मेरा क्या फायदा। जो कौन कोई होता है वो हैरान रह जाता है कि यार अंदर ट्रेजर ही ट्रेजर है तो तू फायदे की बात अभी क्यों कर रहा है। तभी बूचांग नाम का एक चूतिया है ना, इसे हर जगह पर अपने बाप की पैदाइश दिखाने की जरूरत होती है। कहता है कि तेरी जान छोड़ दूंगा, तुझे जिंदा छोड़ दूंगा, इससे ज्यादा तुझे क्या चाहिए। जिसमें गोंग मैंग सान की अब सड़क जाती है। गोंग मैंग सान तुरंत बैंड के घोड़े तेरे जैसे मेरे यहाँ पे खेत काटने आते हैं, तुझे लगता है तू मुझे मार लेगा, धमकी दे रहा है, आजा आजा। ऐसी फॉर्मेशन बना के फंसाऊंगा ना तेरी 3 पुश्ते नहीं 4 पुश्ते टकली पैदा होंगी। जिस पे बूचांग कहता तुझे सुनाई नहीं देता क्या, मैं फिर बोल देता हूँ अगर तू ये फॉर्मेशन ब्रेक कर पाया तू जिंदा रहेगा, मैं तुझे छोड़ दूंगा, अगर नहीं कर पाया या फेल हो गया तू मार दिया जाएगा, बात खत्म।
उसकी डीप सीरियस वॉइस को सुनकर साफ पता चल रहा था कि मजाक नहीं कर रहा और लोगों को भी नहीं लग रहा था कि मजाक कर रहा है। लेकिन गोंग वैन सान की आंखें तो चमकने लगती है। जाहिर बात थी कि बंदे की फटी नहीं थी, बल्कि वो एक्साइटेड हो रहा था। गोंग कोई तो अपना सिर पकड़ लेता है, क्योंकि वो दशकों से गोंग वैन सान को जानता था और उसे पता था कि इस बंदे से प्यार से बात करके कुछ भी करवाया जा सकता है। पर अगर इस बंदे को नाराज कर दिया गया, धमकी दी गई, तुम बाबा जी का बाल नहीं उखड़वा सकते इससे। और बूचांग ने पूरे मामले को मट्टी पलीत कर दिया था, इसीलिए उसे लग रहा था कि अब गोंग वैन सान यहाँ से चला जाएगा, और अगर वो चला गया तो इस फॉर्मेशन को कौन तोड़ेगा। इसलिए कौन कोई अब अपने सटके हुए माथे के साथ लटके हुए थॉट को चिल्लाते हुए ये परवाह करना छोड़ देता है कि बूचांग अब क्या सोचेगा, और कहता है, बहन के घोड़े, क्या तुझे सुनाई नहीं दिया? ब्रदर गोंग वैन सान ने यह बिल्कुल नहीं कहा कि वो ये फॉर्मेशन नहीं तोड़ेंगे, लेकिन तुम अपने मनमाने ढंग से काम कर रहे हो। कहीं कल्टीवेशन करते हुए पागल तो नहीं हो गए? या फिर तुम्हें लगता है कि यहाँ पे खड़ा हुआ हर एक पर्सन बेवकूफ है? भले ही ये लोग यानी कि कॉन्कुई चैम्बर ऑफ कॉमर्स, जो कि ग्लोरी चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, उसका उभरता हुआ सितारा हो, वो बूचांग और जिया सेंग जितना पॉपुलर भले ही ना हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था ना कि कोई उनके डिसरिस्पेक्ट कर सकता है। तभी बूचांग कहता है, और अगर मैं ऐसा करूं तो? अगर तुम मुझसे बात करना चाहते हो या मेरी नजरों में आना चाहते हो, तो तुम में उतनी पावर होनी चाहिए जितनी मुझ में है। तभी इस पर पता नहीं जियाओ चैन के दिमाग में क्या आता है, और वो तुरंत ही कहता है, ऐसा लगता है कि ब्रदर बूचांग को यहाँ पे किसी की परवाह नहीं, यहाँ कौन है और कौन नहीं है। इस पर लुआओ जियान भी अपनी एक्स को पकड़ लेता है, जो उस बैरियर से हिट होकर वापस लौट कर आई थी। दोस्त बूचांग भले ही अग्रेसिव था, लेकिन चूतिया नहीं था। उसे पता था कि जियाओ चैन के कहने का मतलब क्या था। जियाओ चैन पूरी भीड़ जो थी उसका गुस्सा उसकी तरफ अट्रैक्ट कर देना चाहता था। तो बूचांग तुरंत ही कहता, ब्रदर जियाओ, क्या आपको मुझे कोई सलाह देनी है? जिसपे जियाओ चैन कहता है, ब्रदर बूचांग तो पहले से ही एम्परर लेवल के नीचे सबसे पावरफुल है, ये जियाओ ने कोई भी सलाह देने की हिम्मत कैसे कर सकता है? और ये वर्ड तो आग में घी डालने जैसे थे, जो और अग्रेसिव थे, जिससे बूचांग का गुस्सा तो और बढ़ जाता है। भीड़ भी जियाओ चैन को बूचांग को लेकर नाराज हो गई थी, यहाँ तक कि जियाओ भाई जो किनारे खड़ा हुआ था वो भी गुस्से में आकर ऐसे घूरने लगता है। तभी एक आवाज आती है, शांत हो जाओ ब्रदर गोंग वैंग सान, फॉर्मेशन ब्रेक करना चाहते हैं। तभी सभी लोग ध्यान देते हैं कि जो गोंग वैंग सान था वो फॉर्मेशन के पास क्रॉस लेग करके बैठा हुआ था। तभी जो बूचांग था वो अचानक हंसते हुए कहता, लगता है तुम्हें पता है कि तुम्हारी औकात क्या है। उसे लगा जैसे ये बंदा मानो उसकी धमकियों से डर गया हो, और बाकी के लोगों को भी यही लग रहा था, क्योंकि गोंग वैंग सान ने इस फॉर्मेशन को ब्रेक करने के लिए कुछ प्रॉफिट मांगा था और अब अचानक से तोड़ने के लिए बैठ गया। पर इन सभी में से केवल एक ही पर्सन था, कॉन्कुई, जिसकी फटी पड़ी थी। वो तुरंत ही कहता है, नहीं, कुछ तो गड़बड़ है। ब्रदर गोंग वैंग सान का जो बिहेवियर है उसके अकॉर्डिंग ये बिल्कुल भी नहीं है, और यहाँ तक कि तो वो स्माइल भी कर रहे हैं। जरूर ही कुछ खतरनाक होने वाला है, पर वो क्या करने वाले हैं ये नहीं पता। दूसरी तरफ कुछ ही देर बाद गोंग वैंग सान आखिर अपनी स्कैनिंग पूरी करता और खड़ा होता है और अपनी स्टोरेज रिंग से कोई आर्टिफैक्ट निकालता है और उसमें अजीबोगरीब फॉर्मेशन और प्रिंट्स बनाने शुरू कर देता है। जो देखकर लैंसुन तुरंत ही कहती है, ये तो गोंग फैमिली की हेवन डिस्ट्रक्शन प्लेट है। लेकिन जल्दी बेचारी उदास भी हो जाती है और कहती है, नहीं, ये उसकी फर्स्ट कॉपी है, ये ओरिजिनल नहीं है। इसीलिए मैं कहता हूँ ना, लड़कियों के मूड स्विंग बहुत तेज होते हैं। जिसके बाद गोंग वैंग सान अपने हाथों से कुछ हैंडमेड साइन बदलता है और जल्दी जल्दी फॉर्मेशन में एनर्जी डालने लगता है, जिससे इस प्लेट से निकल कर एनर्जी मछलियों की तरह इस फॉर्मेशन बैरियर के अंदर कूदते हुए समाने लगती है। सभी लोग इस सिनेरियो को होता हुआ देख रहे थे, लेकिन कुछ ही लोग थे जो इसे समझ पा रहे थे। यांग काई ने भी यही अंदाजा लगाया था कि इस आर्टिफैक्ट को किसी टाइप का डिवाइस होना चाहिए, जिसका यूज शायद किसी फॉर्मेशन या बैरियर में कमजोरियों को ढूंढने के लिए या उसका पता लगाने के लिए किया जाता होगा। और जैसा कि यांग काई ने सोचा था, सिनेरियो बिल्कुल वैसा ही था। हेवन डिस्ट्रक्शन प्लेट इस दुनिया में मौजूद किसी भी फॉर्मेशन के अंदर की वीकनेस को उसे ब्रेक करने के तरीके को आसानी से खोज सकती थी, लेकिन ये काफी कीमती चीज थी। इसीलिए भले ही गोंग वैंग सान यंग मास्टर ही क्यों ना हो, उसे इतना हक नहीं था कि वो इस फॉर्मेशन की रियल प्लेट को ले जा सके, इसीलिए उसके पास भी केवल फर्स्ट कॉपी ही थी। जैसे जैसे टाइम बीतता गया, अचानक ही गोंग वैंग सान खुशी से चिल्लाते हुए कहता, मुझे मिल गया, मुझे मिल गया। एकदम एक्साइटेड हो गया था। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि जो गोंग वैंग सान होता है वो एकदम शांत हो जाता है और अपनी स्टोरिंग से कुछ फॉर्मेशन ब्रेकिंग टूल निकालता है और चारों तरफ उड़ते हुए फॉर्मेशन के चारों तरफ फैला देता है, जैसे मानो वो इसे व्यवस्थित कर रहा हो। ऐसा करते वो काफी सीरियस भी था। और दूसरी तरफ उसके द्वारा यूज किए जा रहे जो भी झंडे या आर्टिफैक्ट को फॉर्मेशन को तोड़ने के लिए आर्टिफैक्ट थे, वो एक एक करके उस प्लेस पे गायब हो रहे थे। ये सब कुछ करने के बाद वो माथे से पसीना पोंछते हुए कहता है, हो गया। जो देखकर सभी लोग हैरान होते कि भाई ये दीवार तो झोंक की त्यों बनी हुई है, फिर कैसे तोड़ दी तूने? अब टूटा हुआ तो नहीं दिख रहा।
जिस पे गोंग वैंग सान कहता है मैंने कब कहा कि मैं इसे तोड़ने वाला हूँ, मेरा जो काम था वो मैंने कर दिया। उसके वर्ड्स में एकदम कॉन्फिडेंस शो हो रहा होता है। जिसके बाद बोलते हुए वो अपने हाथ को जोड़ता है और अचानक उसके हाथ से एक लाइट निकली थी जिसने उस फॉर्मेशन के चारों तरफ एक गोल एरिया क्रिएट कर दिया था। जिसके बाद गोंग वैंग सन चिल्लाते हुए कहता है ओपन, और ऐसा लगा जैसे मानो वो अपने हाथों से कोई फॉर्मेशन ब्रेक करके एक एरिया ओपन कर रहा हो आने जाने के लिए। जो देखकर कल्टीवेटर हैरान होते हुए कहते ओह ये तो काफी प्यारा है। आखिरकार ये जो फॉर्मेशन थी वो फ्लोइंग टाइम ग्रे टेम्परर द्वारा बनाई गई थी और ये कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसे कोई नॉर्मल कल्टीवेटर यूं ही ब्रेक कर दे। तो गोंग फैमिली के इस यंग मास्टर ने ऐसा किया, यानी कि गोंग फैमिली अपनी रिपुटेशन पे एकदम खरी उतर रही है। तभी गोंग को तुरंत ही कहता बहुत बहुत धन्यवाद ब्रदर गोंग, मैं आपको बाद में एक अच्छी वाइन पीने के लिए इनवाइट जरूर करूंगा। और ऐसा कहते तो वो सबसे पहले एंट्रेंस गेट की तरफ जाता है क्योंकि उसे लग रहा था कि सबसे अच्छा यही है कि यहाँ से सबसे आगे बाहर निकल जाओ। उसे अभी भी लग रहा था कि कुछ तो गड़बड़ होने वाली है। और जब वो आगे की तरफ भागता है तो बाकी पीछे के जो लोग थे वो लोग भी तो अंदर जाना चाहते थे, तो जल्दी जल्दी उसे फॉलो करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पे जो वूचांग होता है, लुओ युआन होता है, जियाओ चैन होती है, लैन चुन होती है, यहाँ तक कि जो भी लोग जियाओ बाई मुरोंग जोजियो सब लोग अपने सोर्स को एक्टिवेट कर लेते हैं ताकि अंदर जो भी ट्रैप या फॉर्मेशन हो उससे आने वाले अटैकों से वो खुद को डिफेंड कर सके। और जब ये लोग आगे बढ़ते हैं ना तो पीछे जो लोग थे उन्होंने इनके साथ कॉम्पिटिट नहीं किया था क्योंकि उन्हें पता था कि इसमें वूचांग जैसे लोग हैं जो एकदम खूसट बुढ़े और अड़सठ के दिमाग के लोग हैं, अगर ये नाराज हो गए तो उनके लिए अच्छा नहीं होगा, तो ये थोड़ा डिस्टेंस बना लेते हैं। जब लोग एक एक करके हवा में गायब हो रहे थे तभी हम देखते हैं गोंग वैंग सान को जो वूचांग को स्माइल करते हुए क्रिपी वे में देख रहा होता है। जो देखकर वूचांग को अचानक ही कुछ महसूस होता है और वो अपने आईब्रो से गोड़ कर कहता है क्या। उसे एक अजीब सी बेचैनी महसूस हुई थी लेकिन उसने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा क्योंकि उसका पूरा फोकस फ्लोइंग टेम्पल के अंदर जाने का था। लेकिन जब उसने इस बैरियर चली गई थी यार, इलेक्ट्रिसिटी चली गई थी, तुमने लास्ट में देखा होगा, चलो आओ। तो जैसे जो वूचांग होता है वो उस बैरियर से गुजरने की कोशिश करता है कि अचानक एक चौंकाने वाला सीन नजर आता है और एक अजीब सी इनविजिबल पावर उस पर अटैक कर देती है जिससे वो कई दर्जन पीछे धकेला जाता है। वूचांग जल्दी से खुद को संभालता है और सीधा ही गोंग वैंग सान की तरफ देखता है। गोंग वैंग सान बस उसे घूरता है और उंगली से इशारा करते हुए हल्के से हंसते हुए कहता है बाकी सभी लोग अंदर जा सकते हैं पर तुम अंदर नहीं जा सकते। जिस पर वूचांग हल्के कोल्ड वे में कहता है जैसा कि मैंने सोचा था। भला वो कैसे नहीं समझ सकता था कि ये गोंग वैंग सान का अपना रिवेंज लेने का तरीका था। ये कहा जा सकता है कि वूचांग से बदला लेने का ये तरीका सबसे परफेक्ट भी था कि सभी को फ्लोइंग टाइम टेम्पल में एंटर करने की इजाजत दो पर इसे यहीं रोक दो। दूसरी तरफ यहाँ का तुरंत ही कहता ये आदमी तो बहुत ज्यादा ही खतरनाक है, माँ की पूजा। लेकिन ये सोचते हुए यहाँ ने स्पीड धीमी नहीं की थी और फ्लोइंग टाइम टेम्पल में बिल्कुल स्पीड के साथ एंटर करना सबसे पहली प्रायोरिटी थी उसकी। तभी वूचांग गोंग वैंग सान की तरफ देखते हुए कहता है क्या तुम्हें लगता है तुम मुझे यहाँ रोक सकते हो। जिस पे गोंग वैंग सान कहता है क्योंकि अब ये पूरा का पूरा बैरियर मेरे कंट्रोल में है तो वही लोग अंदर जा सकते हैं जिन्हें मैं अंदर जाने की इजाजत दूंगा, तो मैं तुम्हें क्यों नहीं रोक सकता। जिस पर वूचांग कहता है अच्छा तो फिर मैं तुम्हें जान से ही मार दूंगा। और दो अलग अलग टाइप की एनर्जी उसके हाथ में कंडेंस होने लगती है, जो एक धधकती फ्लेम की तरह थी तो दूसरी एकदम कोल्ड ऑरे से भरी हुई आइस की तरह थी, जो एक दूसरे में फ्यूज होकर एक वॉल लाइट की तरह वूचांग फेंक देता है गोंग वैंग सान की तरफ। गोंग वैंग सान अपनी जगह से एक पल के लिए भी टस मस नहीं होता, वहीं खड़ा रहता है जहां वो खड़ा था और अगले ही पल कोई भी इस वॉल से निकलने वाली टेरिफाइंग पावर को महसूस कर सकता था। इवन कि यहाँ के और अदर लोग जो उसे सेफ्टी बैरियर में एंटर करने वाले थे वो लोग भी इसे महसूस करके पीछे हटते हैं कि कहीं गलती से इसकी चपेट में ना आ जाए। दूसरी तरफ जब ये अटैक गोंग वैंग सान को बिल्कुल हिट होने वाला था कि अचानक ही गोंग वैंग सान अपने हाथ को ऐसे हिलाता है और एक लाइट निकलती है जो इस पूरे बैरियर को कवर कर लेती है। आई मीन उस बैरियर से गोल्डन लाइट निकलती है जो इस अटैक को कवर कर लेती है और नेक्स्ट मूवमेंट एक जोरदार ब्लास्ट होता है। थोड़ी देर के लिए यहाँ पे धूल धुक्कड़का और धुआं फैल गया था लेकिन किसी को कुछ दिख नहीं रहा था, पर जब यह सब साफ होता है हम देखते हैं गोंग वैंग सान एकदम सेफ खड़ा था। जिसके बाद वो हंसते हुए कहता है मैंने पहले ही कहा कि ये बैरियर अब मेरे कंट्रोल में है, क्या तुम्हें समझ नहीं आ रहा बेवकूफ। वूचांग के चेहरे पे पहली बार थोड़ी सी उदासी आई थी और उसे काफी अजीब महसूस हो रहा था। दूसरा ये जो सिनेरियो हुआ था उसके चक्कर में जो लोग अभी भी फ्लाइंग टेम्पल के अंदर एंटर नहीं कर पाए थे वो लोग वूचांग के पावर को देखकर हैरान थे और गोंग वैंग सान का उससे ना डरने का इंटेंट उसके अटैकों को रोकने के तरीके को देखकर भी सरप्राइज थे, क्योंकि अगर यह अटैक उनकी भीड़ में हुआ होता तो शायद मुश्किल से कुछ ही लोग बच पाए होते। हालांकि जल्दी ये लोग खुद को कंट्रोल करते हैं और उस टाइम फ्लोइंग बैरियर के अंदर घुसने लगते हैं। तभी वूचांग कहता है अगर मैं अंदर नहीं जा सकता तो कोई नहीं जा सकते, एरी माँ की चूड़ियां कस देंगे भाई, बहुत सारे लोग हैं, मत कर वूचांग मत कर। वूचांग यहाँ अकेले ये सब झेलने के लिए तैयार नहीं था। वो अपने हाथ को फैलाता है दाओ सोर्स ग्रेड के दो
हाई लेवल के स्वॉर्ड्स को अपेयर करता है जिसमें एक फ्लेम थी, दूसरे में आइस थी, और इनके दनादन स्लैश अटैकों से वॉल से अंदर जाने वाले लोगों की तरफ हिट होने लगते हैं, जो देखकर सभी लोग कहते हैं बच्चों वुचांग पागल हो गया है, ये चूतिया हो चुका है, ये भंडा हो चुका है, I mean भंड हो चुका है। सभी लोग तितर बितर होते हुए आपस में ही कह रहे होते हैं कि वो ऐसा कैसे कर सकता है, बट ये बात इतनी मैटर नहीं करती थी क्योंकि वुचांग ने अपने अटैक कर दिए थे और वुचांग ने अपने अटैकों में अपनी पावर का यूज किया था। इसीलिए भले ही कुछ ऐसे लोग हों जो इस अटैक से बच सकते थे, लेकिन बहुत से लोग इन अटैकों की चपेट में आकर मारा जाना उनका कोई बड़ी बात नहीं होगी। देखते ही देखते ब्लास्टर्स की आवाज आती है और टेंपल के जस्ट सामने एक बड़ा सा गड्ढा हो गया था जिसमें खून, टूटे फूटे बॉडी पार्ट्स पड़े हुए थे। 6 लोग तो मौके पर ही मारे गए थे। यांका ने तेजी से डॉज किया था और इस अटैक से बच गया था, लेकिन बिहान यूकिंग और कोबो को मामूली चोटें आई थी। इस समय उनके चेहरे पर सदमा और डर भी था, और यह सब देखते हुए गोंग बेंग सान ने कुछ नहीं किया था, ना तो उन्हें बचाने के लिए और ना ही उसे रोकने के लिए, बल्कि ये स्माइल कर रहा था जैसे मानो गोंग बेंग सान ने वुचांग को अपनी स्ट्रेटजी में फंसा लिया हो। तभी एक आवाज आती है, वुचांग, हम में से किसी ने तुम्हें नहीं उकसाया, ना ही हमारी तुमसे किसी तरीके से लड़ाई थी, इससे तुम्हारा मतलब क्या है? वुचांग, तुम हेवनली मार्शल होली लैंड जैसे एक हाई लेवल के सेक्ट में पैदा हुए हो, लेकिन फिर भी तुम्हें दिमाग नहीं है क्या? तुम्हें सही और गलत का फर्क भी नहीं आता? इसलिए क्योंकि तुम्हें अंदर जाने की इजाजत नहीं है का मतलब ये नहीं है कि तुम यहाँ पे खड़े होकर मुसीबत खड़ी करोगे। तीसरा बंदा कहता, वुचांग हंसते ज्यादा आगे मत बढ़ो। अब जो भी लोग बचे थे उन सभी के अंदर अनसेटिस्फैक्शन आ गया था। वो तो ये भी कह देता कि अगर तुम्हें अपना गुस्सा निकालना है तो उस कमीने पर निकालो, हमें अंदर जाने से मत रोको। जो देखकर गोंग बेंग सान उनकी तरफ देखता और कहता, ओह अब तुम दोनों भी अंदर नहीं जा सकते। जो सुनकर वो बंदा तुरंत कहता, ब्रदर गोंग, वो मेरा वो वाला मतलब नहीं था यार, ब्रदर गोंग सुनो ना, सुनो तो। दोनों ही पीछे हट के दया की भीख मांगने लगते, लेकिन गोंग बेंग सान उन्हें इग्नोर मार देता है। तभी वो कहता है, ब्रदर वुचांग, एक बंदा जो कि जिंगली था, वो तुरंत ही कहता है, यहाँ पे आप सबसे पहले पहुंचे थे। मेरा ग्रेटफुल मार्शल सेक्ट आपके मार्शल हेवनली मार्शल होली लैंड से रिलेटेड एक सेक्ट माना जा सकता है जो आपके ही सेक्ट के अंडर आता है। इसीलिए भले ही अदर लोग अंदर नहीं जा सकते, पर मैं तो अंदर जा सकता हूँ ना, आप मुझे तो अलाउ करेंगे ही। वुचांग कोई जवाब नहीं देता, जिससे जिंगली अपना सेला तो कहता है, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन जैसे ही वो उस बैरियर के अंदर कूदने वाला था कि अचानक ही वुचांग अटैक कर देता है और जिंगली का एक हाथ कट जाता है। जो देखकर जिंगली पसीने से तरबतर होकर घबराते हुए कहता है, ब्रदर वुचांग, आपका यहाँ आने का इरादा क्या है? अरे तो बहन के घोड़ो, चूतिया हो क्या तुम लोग? इतने सारे लोगों मिलके से मार दो ना यार। क्या चूतिया पर लगा रखा है कि नहीं नहीं नहीं, अब भौजी का नाच थोड़ी दिखा रहा है वो। मतलब सारे नोवेल के राइटर्स ऐसे ही चूतिया होते हैं क्या? अबे 50 लोगों की भीड़ में बंदा अकेले सबको मारे पड़ा है और 50 लोगों की भीड़ कुछ नहीं कर रही। वुचांग हवा में खड़े खड़े कहता है, क्योंकि मैंने कहा कि मैं अंदर नहीं जा सकता, मतलब कोई नहीं जा सकता। और ऐसा कहते वो अपने सिर से एक और क्रॉस अटैक को कास्ट करके सामने की तरफ अटैक कर देता है, और अगले ही पल जैसे उसने नीचे की तरफ स्लैश किया था, ये उस फिगर से जाकर हिट होता है जो चुपचाप नीचे से अंदर जाने की कोशिश कर रहा था। वुचांग तुरंत ही कहता है, जो कोई भी मेरी बात को नजरअंदाज करने की हिम्मत करेगा वो मर जाएगा। जैसे ये वर्ड कहे गए, यांका का चेहरा बदल जाता है और उसे आखिरकार रुकना पड़ता है। वुचांग का अटैक बहुत तेज था, अगर यांका नहीं रुकता तो ये अटैक उससे हिट हो जाता और उसे चोट जरूर लगती। अब यांका के पास केवल इतना ही टाइम तक कि वो अपनी ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन सीक्रेट R5 एलिमेंटल अनडिस्ट्रक्टेबल स्वॉर्ड आर्ट का यूज करके एक फिस्ट अटैक क्रिएट करे और सामने की तरफ हिट कर दे। सामने से आ रही रेड व्हाइट स्वॉर्ड लाइट जो कि एकदम क्रॉस की तरह आ रही थी, यांका के अटैक से टकराती है और ऐसा लगता है जैसे मानो स्पेस कुछ धंसा गया हो। और इस अटैक के बैकलैश का फायदा उठाते हुए यांका ने अपनी पावर का यूज करके आसानी से फ्लोइंग टाइम टेंपल के एंट्रेंस गेट पर खुद को पहुंचा दिया था। और एंट्रेंस गेट के पास पहुंचने से पहले उसने गोंग बेंग सान को थैंक यू कहना बिल्कुल भी नहीं भूला था। गोंग बेंग सान अजीब तरीके से यांकाई को देखता है, वो थोड़ा हैरान था और फिर कहता है, ये आदमी इतना अजीब है। उसने क्लियरली महसूस किया था कि यांका का जो ऑरा है वो फर्स्ट लेवल दाओ सोर्स लेवल पर है। अगर कोई भी बंदा यहाँ पे देख लिया जाए, उठा लो, तो क्या दाओ सोर्स लेवल का फर्स्ट लेवल का बंदा वुचांग के अटैक को रोक सकता था? नहीं रोक सकता था, इसीलिए वो सरप्राइज था। इवन की वुचांग भी काफी हैरान था। जैसे ही यांकाई मुड़ा, वुचांग ने उसके हाथ में हीरे के आकार की उस फॉर्मेशन को पहचान लिया था। तभी उसे याद आता है कि उस टाइम पे यांकाई ने एक खतरनाक टेक्निक का यूज करके उन दोनों के अटैकों को नजरअंदाज कर दिया था जो उसने और लुओ युआन ने यांकाई पर किए थे। इवन की वो टेक्निक इतनी अजीबोगरीब थी कि ये जो बंदा था ये समझ ही नहीं पाया था कि वो टेक्निक थी क्या। दोबारा सेम तरीके से उसके अटैक को रोक दिया। वुचांग समझ जाता है कि यांकाई कोई नॉर्मल बंदा नहीं है, ये बस सुअर का चोगा ओढ़े हुए कोई शेर है। और क्योंकि इस मूवमेंट बेचारे का ध्यान डिस्ट्रैक्ट हो गया था, नीचे जो कल्टीवेटर खड़े थे उन्हें अंदर जाने का मौका मिल जाता है और उनमें से कई लोग बैरियर को पार करके पलक झपकते ही गायब हो गए थे। और जब वुचांग होश में आया
तो उसने उन्हें फिर से रोकने की कोशिश की, लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो बस सबको फ्लोइंग टाइम टेम्पल में भागता हुआ ही देख सकता था। बाहर केवल वो और गोंग वेंग सान द्वारा बाहर निकाले गए 2 अदर कल्टीवेटर ही रह गए थे। तभी गोंग वेंग सान हंसते हुए कहता, वो चांग, जैसे मानो चिढ़ा रहा हो। अब जब बाकी सभी लोग अंदर जा चुके हैं तो तुम क्या करोगे? वुचांग कुछ नहीं कहता, बस कोल्ड इंटेंट के साथ गोंग वेंग सान को घूरता रहता है, जिसमें गोंग वेंग सान कहता, ओह क्या मुझे घूर के मारना चाहते हो? मुझे धमकाने की यही कीमत होती है। यंग वॉरियर्स का जोशीला होना बुरी बात नहीं है, लेकिन ईगोइस्टिक होना बहुत बुरी बात है। बहन का घोड़ा ये खुद टीनेज का बंदा है भाई, ये खुद सेम एज के लोगों में से ही है। बात ऐसी कर रहा है जैसे मानो कोई ऋषि मुनि हो, ओल्ड टाइम का मॉन्क। हालांकि गोंग वेंग सान अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले जो अपना बंदा होता है वुचांग, वो यहाँ से मुड़ता और चला जाता है। उसे पता था कि अब अंदर जा नहीं सकते, किसी को रोक नहीं सकते, तो कुछ नहीं रखा। जो देखकर गोंग वेंग सान भी स्माइल करते हुए कहता है, लगता है ये हार मान चुका है, और चुपचाप फ्लोइंग टाइम टेम्पल के अंदर इंटर हो जाता है। लेकिन एक बात और तय थी कि अब इन दोनों के बीच दुश्मनी का जो बीज था वो बो चुका था, यानी कि अगर ये दोबारा मिले तो लड़ाई झगड़ा होना तय बात थी। तभी आवाज आती है, ब्रदर गोंग हमें इग्नोर मत करो, हम अभी भी यहीं पर हैं। गोंग वेंग सान द्वारा एंट्रेंस से मना किए गए 2 कल्टीवेटर अभी भी बाहर चिल्ला रहे होते हैं, लेकिन जवाब देने वाला यहाँ कोई नहीं बचा था। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है फ्लोइंग टाइम टेम्पल। यहाँ के अंदर आता है और एकदम हैरान रह जाता है अंदर का सीन देखकर। वो तुरंत ही कहता है, क्या ये है? यह एक बिडोलो को बड़ा सा हॉल होता है जिसकी लंबाई चौड़ाई कई मीटर्स की होती है, कहीं तो कई हजार मीटर्स की। और उसके सामने सबसे पहले एंटर करने वाले जियाओ चेन, लैंजुन, लुओ युआन, जियाओ वाई, मुरोंग जियो घनी आबादी वाली पपेट के एक ग्रुप से घिरे हुए थे और भयंकर लड़ाई में लगे हुए थे। और यहाँ के आने से पहले इन लोगों ने कई पपेट्स को तबाह कर दिया था। यहाँ इन पपेट्स को देखकर काफी फैमिलियर लग रहा था, क्योंकि शैडो स्टार पे उसने ऐसे पपेट्स का सामना किया था। इवन क्या जानता था कि शैडो स्टार पे एक ऐसी फैमिली भी थी जो पपेट्स बनाती थी और उसमें काफी परफेक्ट भी थी। हालांकि यांकाई को नहीं पता था कि यहाँ पे जो पपेट बने वो किसने बनाए। पर जब शैडो स्टार या उसकी स्टार टेरिटरी में ये आर्ट है तो कोई बड़ी बात नहीं थी कि ये स्टार बाउंड्री में भी होगी। पर यांकाई का अब तक किसी से सामना नहीं हुआ था, और अब जब सामना हुआ इतनी सारी पपेट कि जहाँ तक देखे वहां तक सिर्फ पपेट ही दिख रही थी। साथ ही जो पपेट थी काफी अलग अलग हुलिया और तरीके की दिख रही थी, लेकिन इन्हें मेनली 3 पार्ट में ही डिवाइड किया गया था, लो, मिड और हाई। या तुम इसे ऐसे भी कह सकते हो कि फर्स्ट रैंक की जो पपेट थी वो ह्यूमन साइज की पपेट थी, जो काफी लंबी, हट्टी कट्टी और अलग अलग वेपन पकड़े हुए थी। सेकंड टाइप की जो पपेट थी वो मॉन्स्टर्स के साइज में थी, लाइक तेंदुआ, चीता, बाघ, शेर, हाथी, सांप, कीड़ा मकोड़ा, जो भी है, बहन का घोड़ा, यही सब होते हैं। मॉन्स्टर्स की तरह ये व्यवहार कर रही होती। और जो थर्ड टाइप की पपेट थी ये पिछली 2 से तो मिलती जुलती ही नहीं थी। इन्हें ना ह्यूमन कहा जा सकता था ना मॉन्स्टर कहा जा सकता था। ये सबसे कम थी लेकिन काफी अजीब थी और सबसे पावरफुल भी थी। इस हॉल में लगभग सैकड़ों पपेट थी और हर एक पपेट से दाओ सोर्स लेवल के कल्टीवेटर का ऑरा रिलीज हो रहा था। तो भले ही जियाओ चैन और अदर लोग कितने भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, लेकिन ऐसे अटैकों का सामना वो नहीं कर सकते थे। इन्हें लड़ता हुआ देखकर तो यहाँ तुरंत ही कहता, अगर मुझे पता होता तो मैं थोड़ी देर और बाहर रहता, इतनी जल्दी अंदर नहीं आता। तभी आवाज आती है, लिटिल ब्रदर यांग सावधान रहो, इन पपेट से निपटना आसान नहीं है। मुरोंग जियो की आवाज थी जो यांग काई के कानों में पहुंचती है। जो देख कर यांग काई कहता है, बहन की घोड़ी, सही में लड़कियों में दिमाग नहीं होता। अरे ये बात तू टेलीपैथी के थ्रू मुझे बता देती मेरी मैया, तुझे चिल्ला के बोलने की क्या जरूरत थी। तेरी अच्छी विशेष के लिए थैंक यू यार, लेकिन तूने मुझे डाल दिया खतरे में। क्योंकि आंखें से थोड़ी ही दूर पर एक पपेट थी, वो गोल गोल घूमती है, उसकी आंखें अचानक लाल हो जाती हैं। यांग काई को देखती है और उसके चेहरे पर एक क्रीपी स्माइल थी, यानी कि टारगेट लॉक। और ये जो पपेट थी थोड़ी अजीब थी, एक सीधी छिपकली की तरह लग रही होती है जो सीधी खड़ी हुई होती है और चल रही होती है 2 पैरों में। अगली पल ये पपेट यांकाई के पास पहुंचकर अपने बड़े से मुंह को खोलती है और उससे एक रेड कलर की लेजर लाइट निकलती है जो यांकाई की तरफ बढ़ती है। नॉर्मल सा दिखने वाला ये अटैक था, लेकिन इसमें दाओ सोर्स लेवल के वॉरियर की पावर थी। इवन यांकाई इस अटैक के टेरिफाइंग वाले को महसूस कर सकता था। यांकाई तुरंत ही इस अटैक को हल्के से डॉज करता है और ये अटैक यांकाई से बेहद क्लोज एरिया से बचा था और यांकाई के पीछे हुए कल्टीवेटर को हिट कर गया था। हालांकि ये जो कल्टीवेटर था काफी लकी था, क्योंकि अंदर आने से पहले उसने अपना डिफेंस आर्मर पहन लिया था और वो इसलिए था ताकि वुचांग का अटैक उसे हिट ना हो, लेकिन लकीली इस लेजार्ड का अटैक उसे लगने से बच गया था। लेकिन बेचारा कल्टीवेटर कुछ कदम तक पीछे जाता है और हैरानगी से चिल्लाते हुए कहता है, ये सब क्या है?
कहा जा सकता था कि फ्लोइंग टाइम टेम्पल के बाहर पहले से रुके कल्टीवेटर, जिनमें बूचांग द्वारा मारे गए कुछ लोगों के अलावा बाकी के सभी लोग जिंदा थे और अंदर एंटर कर चुके थे। और जैसे जैसे अंदर आए हुए लोगों की क्वांटिटी बढ़ती जा रही थी, हम देख सकते थे कि जियाओ चैन और अदर लोगों को घेरने वाली जो पपेट थी, उन्होंने भी अपने एनिमीज को टारगेट में लेना शुरू कर दिया था और धीरे धीरे ये पपेट्स बिखरने लगी थी। जिससे अदर लोगों को थोड़ा राहत मिलती है, उनके ऊपर जो प्रेशर बना था वो कम होता है और ये लोग तुरंत ही इन पे अंधा अटैक करके मारना शुरू कर देते हैं। साथ ही हर एक पपेट की बॉडी के अंदर मुट्ठी के साइज का एक क्रिस्टल होता था, जिसमें एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी का फ्लो होता था। तभी कोई इस क्रिस्टल को देखकर तुरंत ही कहता है स्पिरिचुअल एनर्जी हार्ट। जो देखकर यांग तुरंत ही कहता ओह, यांग को तुरंत समझ आ गया था कि ये क्या चीज है। स्पिरिट एनर्जी हार्ट पपेट रिफाइनिंग में सबसे प्रीसियस मटेरियल है। चाहे तुम्हारी पपेट कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, बिना स्पिरिट एनर्जी हार्ट के इसे रिफाइन करना नामुमकिन है, या कहे तो बेहद मुश्किल। साथ ही इसके लिए पपेट रिफाइन करने के लिए एक आर्टिफैक्ट रिफाइनिंग ग्रैंड मास्टर के अलावा एक पपेट रिफाइनिंग ग्रैंड मास्टर की भी जरूरत होती है। खासतौर पर हाई लेवल के स्पिरिट एनर्जी हार्ट को रिफाइन करना और उसे ढूंढ कर निकालना वो भी आज के टाइम पे तो लगभग इम्पॉसिबल जैसा टास्क था। लेकिन अगर वहीं देखा जाए तो इस जगह पर लगभग सैकड़ों पपेट थी। उन सभी के अंदर स्पिरिट एनर्जी हार्ट था। तो कहा जाए तो अगर इन सभी हार्ट्स को कोई इकट्ठा कर ले तो वो अपने दाव सोर्स लेवल की पपेट की एक आर्मी को क्रिएट कर सकता था। हालांकि साओ चैन, कॉन्ग कुई, जियाओ भाई जैसे पावरफुल कल्टीवेटर जो स्ट्रॉन्ग पावर और सेक्ट में पैदा हुए थे, उनके लिए ये कोई बड़ा अट्रैक्शन नहीं था। लेकिन बाकी के जो कल्टीवेटर छोटी छोटी फैमिलीज बिलोंग करते थे, उनके लिए बेहद प्रीशियस चीज थी। हम देखते हैं कि इस ट्रेजर के लिए अचानक ही अब लड़ाई छिड़ जाती है। भले ही कोई भी इनका यूज करके हाई लेवल की पपेट आर्मी बना पाए या ना बना पाए, पर आखिर वो इन्हें बेचकर हाई लेवल की सेंट क्रिस्टल और सोर्स क्रिस्टल तो परचेज कर ही सकते थे, यानी कि इसके बदले मिल जाते, जिनके कल्टीवेशन के लिए और रिसोर्सेज खरीदने के लिए काफी होते। तो हर कोई अब ये चाहता था उन लोगों ने खुद को इस बैटल में भेज दिया होता और पपेट से लड़ना शुरू कर दिया होता है। पपेट की क्वांटिटी बहुत ज्यादा थी, लेकिन उन्हें चलाने वाला कोई नहीं था, कंट्रोल करने वाला कोई नहीं था। इसीलिए यह पपेट अपनी ट्रू पावर शो नहीं कर पाती और देखते ही देखते इन्हें जल्द से जल्द खत्म कर दिया जाता है। हालांकि बैटल का रुख जल्दी ही बदल गया था। देखते ही देखते पपेट की जो क्वांटिटी थी वो आधी से भी कम हो गई थी। कल्टीवेटर्स को थोड़ी बहुत चोटें आई थी, लेकिन कोई भारी खामियाजा या नुकसान नहीं उठाना पड़ा था। इवन यांका ने भी इस मौके का फायदा उठाते हुए कुछ पपेट्स को मार डाला था। कुछ एनर्जी हार्ट से इकट्ठा किए थे, जिसे यांका ने अपनी स्पेस रिंग में डाल लिया होता है। हालांकि जब ये सब चल रहा था तभी अचानक एक अजीब और गरीब घटना घटती है, जिसने लगभग सभी लोगों के ध्यान को अट्रैक्ट किया था। और वो घटना ये थी कि अचानक ही झिलमिलाती हुई एक गोल्डन लाइट उस पूरे एरिया में घूम रही होती है, जो अचानक अपीयर हुई थी और फिर एक पर्सन के हाथ को टच करके उसके बॉडी में गायब हो जाती है। सभी लोगों ने इस पर ध्यान दिया था। दूसरी तरफ वो कल्टीवेटर तो एकदम जलजलाते हुए उछलने लगा होता कि जल गया जल गया जल गया जल गया। बंदे को पता भी नहीं था कि उसके साथ हुआ क्या। तभी लैंजुन की आंखें सिकुड़ जाती और वो तुरंत ही कहती है पेंटागोनल स्टार सील। क्या वास्तव में इन पपेट्स में स्टार सील है? जो सुनकर तो बाकी के जितने भी लोग होते हैं, जिसमें जाओ चैन भी शामिल था, बची हुई पपेट्स पर अटैक करने लगता और उन पे स्टार सील ढूंढने लगता है। इससे पहले वो 7 पपेट्स को मार चुका था, लेकिन उसे कोई भी स्टार सील मिली नहीं थी, जिससे उसे काफी अजीब महसूस होता है, जैसे मानो उसे ठग लिया गया हो। अरे हाँ, ये तो स्टार सील है। लैंजुन की बात को सुनकर वो बंदा भी अचानक से खुश हो जाता है, जैसे मानो हेवन ने उसे कोई स्ट्रॉन्ग ट्रेजर दे दिया हो। और भले ही आसपास के कुछ ऐसे भी लोग हों जिसको ये पसंद आया हो कि वो सभी के सामने अपनी बड़ाई कर रहा है, लेकिन वे जेलसी ही महसूस कर सकते थे, उससे ज्यादा वो कुछ कर नहीं सकते थे। लेकिन इस इंसिडेंट के बाद अब पपेट को मारने पे लोगों का जो इंटरेस्ट था वो और ज्यादा तेज हो गया था। तभी हॉल के एक खास हिस्से में एक लड़का और एक लड़की, जो देखने में एक ही सेट के लग रहे थे, एक तेंदुए के आकार के पपेट पर अटैक कर रहे थे। तेंदुआ देखने में एकदम ओरिजिनल लग रहा था, और क्योंकि तेंदुए के अटैक एकदम क्लियर थे कि बस मुझे मारना है, ले पंजा ले पंजा ले पंजा, कोई अटैक था नहीं वैसे खास। तो भले ये लोग ज्यादा मजबूत ना हो, पर उनके पास अभी भी इस तेंदुए को मारने का एक अच्छा मौका था। और जिस चीज ने उनका ध्यान अट्रैक्ट किया था वो इस तेंदुए की ताकत नहीं, बल्कि इसके फोर्म हेड पर बना हुआ ट्रायंगुलर मार्क निशान था। पहले तो इन लोगों ने इस पर ध्यान नहीं दिया था, लेकिन अभी अभी जो सीन घटा उसे देखने के बाद वो भला कैसे नहीं समझ सकते थे कि ये चीज क्या है। और इससे पहले दर्जनों स्टार सील फ्लोइंग टेम्पल के अंदर गिरे थे, इसलिए कोई सरप्राइज की बात नहीं कि इन सैकड़ों पपेट से और अदर चीजों में ये स्टार सील हो सकती है। साथ ही बिग ब्रदर और स्मॉल सिस्टर किसी बड़े सेट से बिलोंग नहीं करते थे, लेकिन स्टार सील अगर इसके बारे में ये रिवील हुआ या उन्होंने इस तेंदुए को मार दिया तो यह अनावश्यक ही लोगों का ध्यान अट्रैक्ट करेगा। जैसा कि पेंटागोनल फॉर्मेशन स्टार सील पाने वाला बंदा
वो सबका अट्रैक्शन पॉइंट बन गया था, सबका ध्यान उस पर था और जैसे ही किसी के पास कोई खाली टाइम होगा वो उस पर अटैक जरूर कर देगा। और ये सोचते हुए ब्रदर और सिस्टर ने इस तेंदुए को तुरंत हराने के बजाय इसे धीरे धीरे डीप की तरफ ले जाना ज्यादा सही समझा था। और वो उस पर अटैक करते हुए अंदर की तरफ जा रहे थे ताकि वो सबकी नजरों के सामने चुपचाप वो स्टार सील हासिल कर ले और किसी को पता भी न चले। दूसरी तरफ हॉल में क्योंकि अफरा तफरी मची हुई थी तो भले इन दोनों की जो हरकतें थी वो लोगों के शक को अट्रैक्ट कर रही थी, लेकिन किसी ने भी अपना ध्यान डिस्ट्रैक्ट नहीं किया था। लेकिन उसी पल अचानक आसमान से एक फिगर नीचे आती है जिसने अपने फिस्ट अटैक को नीचे की तरफ शूट किया था और दोनों ही का दिल जो होता है वो डूब जाता है। जब तक उन्होंने रिएक्ट किया तब तक भी बहुत देर हो चुकी थी और अगले ही पल जोरदार धमाके के साथ तेंदुए की जो फिगर होती है वो टुकड़े टुकड़े हो जाती है और एक तेज चमक उड़ते हुए उस फिगर के पास जाती है जो अभी अभी अपीयर हुआ था। और वो फिगर तुरंत ही कहती बस एक ट्रायंगुलर स्टार सील। उसे देखता है अनसेटिस्फाइड होता है और फिर मुड़कर वापस से दूसरी पपेट की तरफ जाने लगता है, जो देखकर बिग ब्रदर और लिटिल सिस्टर थोड़ा उदास होते हैं। लड़की अपना मुंह खोलती है, कुछ कहना चाहती है लेकिन वो कहती नहीं। दूसरा बिग ब्रदर उसका हाथ पकड़ के अपनी तरफ खींचते हुए उसका मुंह चुप कराता है और कहता है हम उसे नाराज नहीं कर सकते। तभी लड़की कहती लेकिन वो हमारी स्टार सील, जिस पे लड़का कहता है बस ऐसे समझो जैसे हमने कभी उसे देखा ही नहीं था। लाइक से सब्सक्राइब मार देना, कमेंट कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड पे क्योंकि चैनल को भी तुम लोग के सपोर्ट की जरूरत है बहुत ज़्यादा, है ना। पता नहीं क्या ही चल रहा है अपने चैनल के साथ, किसी की बहुत गंदी वाली नज़र लग गई है। एंड चलो काफ़ी सारी चीज़ें मैं सोच रहा हूँ एक शॉर्ट ब्लॉग का चैनल में बना देता हूँ ताकि वो चैनल तो होगा ही नहीं ना बैन, क्योंकि उसमें मैं तुम लोग को अपने रैंडम गांव के छोटे छोटे शॉर्ट्स अवेलेबल कराऊंगा। जैसे हमारे यहाँ पे एक झरना है और नाला है, एक कुंड है जहाँ पे 12 महीने पानी आता रहता है और खेत हो गए, हमारी गाय जानवर, थोड़ा बहुत आसपास का एरिया, काफ़ी सारे हेरिटेज प्लेसेस हैं। तो तुम लोग मुझे बताना कि तुम लोग चाहते हो कि नहीं चाहते हो, तो मैं एक छोटा सा ब्लॉग का चैनल क्रिएट करूँगा, उसमें मैं शॉर्ट डालूंगा। मैं लॉन्ग वीडियोस अगर मैं कर पाया तो ज़रूर, क्योंकि तुम ये देख सकते हो मेरा फ़ोन है ये देखो यहाँ से टूटा है, कॉर्नर पे टूटा है, यहाँ पे तो मतलब डिस्प्ले ही उड़ गया है और पूरा ये क्रैक अब तुम लोग को दिखेगा नहीं क्रैक, तो मतलब पूरा फ़ोन टूटा हुआ है। ये देखो ये क्रैक यहाँ पे है, ये देखो ये क्रैक है, तो इससे सूट नहीं होता वीडियो, है ना। तो ये कैमरा मैंने यूज़ किया हुआ है, फ़ोन का नहीं है, मतलब पीसी का कैमरा है। खैर तुम लोग मुझे बता देना, क्योंकि शॉर्ट के लिए ठीक है 32 GB का स्टोरेज है इसमें, तो ज़्यादा स्टोरेज भी स्टोर नहीं कर सकता मैं, है ना। तो लाइक से सब्सक्राइब मार देना। बाय बाय फैमिली, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट, गुड आफ्टरनून, सी यू सून।